नमस्कार, मैं सिद्धार्थ शुक्ला। आज कहानी उस राजनेता की जिसकी शुरुआत साधारण थी, लेकिन सफर इतना असाधारण था कि एक पूरे प्रदेश की राजनीति का नक्शा बदल गया। कहानी उस नेता की है जिसने बचपन में तय किया था कि वह किसान बनेगा, लेकिन राजनीति में आने के बाद उसने ऐसे फैसले लिए कि विरोधी उसे शेर कहने लगे। यह कहानी उस इंसान की है जिसकी राजनीतिक राह में कभी गलतियां थी, कभी गिरफ्तारियां थी और कभी ऐसे आरोप जिसके साए से निकलना शायद किसी और के बस की बात नहीं है। इस नेता ने जब संघर्ष किया तो उसके माता पिता पत्नी यहाँ तक कि पुत्र तक जेल गए, लेकिन जब सत्ता मिली तो उन्हीं पर मनमानी, पक्षपात और अपने प्रतिद्वंदियों को साइडलाइन करने के आरोप भी लगे। यह कहानी उस नेता की उतार चढ़ाव की है जिसने झीरम घाटी के खून से सनी कांग्रेस को 2018 में सत्ता दिलाई, वही 2023 में अपने ही सरकार को नहीं बचा पाया। क्या हुआ था उस काले रंग की एसयूवी में बैठे उस नेता के साथ जिसने 2,75,000 किलोमीटर की यात्रा करके कांग्रेस को खड़ा किया था, लेकिन अंत में खुद ही गिर गया। तो चलिए विस्तार से आज आपको बताते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 25 मई साल 2013 से। शाम के ठीक 4 बजे थे। छत्तीसगढ़ की झीरम घाटी में वहां सन्नाटा परसा हुआ था जो आमतौर पर घने जंगलों में महसूस होता है, लेकिन कुछ ही मिनटों में यह सन्नाटा गोलियों के तूफान में बदलने वाला था। कांग्रेस नेताओं का एक बड़ा काफिला सुकमा से जगदलपुर की ओर बढ़ रहा था। लगभग 25 गाड़ियां, करीब 200 लोग, जिनमें प्रदेश कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ चेहरे शामिल थे। सबसे आगे प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, उनके बेटे दिनेश पटेल और कवासी लखमा की गाड़ियां थी। कुछ दूरी पर महेंद्र कर्मा और मलकीत सिंह गेंदू, और फिर उनके पीछे बस्तर के तत्कालीन कांग्रेस प्रभारी उदय मुदलियार की गाड़ी थी। काफिला जैसे ही झीरम घाटी पर पहुंचा, अचानक सड़क पर पेड़ गिरा दिए गए, गाड़ियां रुक गई, किसी को कुछ समझने का मौका तक नहीं मिला और तभी पेड़ों के पीछे छिपे 200 से ज्यादा नक्सलियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की बरसात ने कुछ ही मिनटों में पूरा काफिला झुलसा दिया। नंद कुमार पटेल और उनके बेटे दिनेश पटेल मौके पर ही मारे गए। करीब 1.5 घंटे तक गोलियों की आवाज पहाड़ियों में गूंजती रही। शाम करीब 5:30 बजे नक्सली नीचे उतरे और एक एक गाड़ी की तलाशी शुरू की। जो लोग मर चुके थे उन पर फिर से गोलियां चलाई गई ताकि कोई भी जीवित ना बचे। जो जिंदा मिले उन्हें बंधक बनाया जाने लगा। इसी बीच महेंद्र कर्मा गाड़ी से उतरे और बोले, मुझे बंधक बना लो, बाकी सभी को छोड़ दो, लेकिन उन्हें कुछ दूर ले जाकर बेरहमी से मार दिया गया। इस हमले में 30 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और इस पूरे हमले में कांग्रेस के बहुत दिग्गज और बहुत वरिष्ठ नेता मौजूद थे। यह सिर्फ एक हमला नहीं था, कांग्रेस के लिए एक ऐसा झटका था जिसने पार्टी की रीढ़ तोड़ दी थी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के जो चेहरे वर्षों से संगठन का भार उठाए हुए थे, वे एक ही दिन में चले गए। राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो कांग्रेस अचानक नेता विहीन हो चुकी थी। कुछ महीनों बाद विधानसभा चुनाव हुए। कांग्रेस को उम्मीद थी कि झीरम कांड के बाद सहानुभूति की लहर चलेगी, लेकिन नतीजा उल्टा आया। कांग्रेस 0.73% के मार्जिन से चुनाव हार गई। पार्टी को समझ आ चुका था कि झीरम घाटी ने सिर्फ उसके नेताओं को नहीं छीना, उनसे उसकी दिशा, उसका आत्मविश्वास, उसका नेतृत्व भी छीन लिया था। संगठन बिखर चुका था, कार्यकर्ता निराश थे और पार्टी के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं था जो कांग्रेस को दोबारा खड़ा कर सके। इसी मोड़ पर कांग्रेस आलाकमान ने एक ऐसा फैसला लिया जिस पर पहले खूब विवाद हुए, खूब सवाल उठे, लेकिन वही फैसला आने वाले वर्षों में कांग्रेस की किस्मत बदलने वाला था। यह फैसला था भूपेश बघेल को प्रदेश कांग्रेस का नया कप्तान बनाने का। उस समय भूपेश बघेल बहुत बड़ा चेहरा नहीं माने जाते थे। संगठन में मतभेद थे, पार्टी के अंदर असंतोष था, लेकिन एक बात थी कि बघेल लगातार जमीन पर घूमते थे। उनके पास उस दौरान एक काली एसयूवी थी और छत्तीसगढ़ का लगभग हर गांव वो उसी एसयूवी में घूमते थे। जब 2018 में उनकी गाड़ी का माइक्रोमीटर चेक हुआ तो पता चला कि गाड़ी 1,97,000 किलोमीटर चल चुकी है और उनके ड्राइवर के अनुसार 2 और गाड़ियों को मिला लिया जाए तो बघेल करीब 2,75,000 किलोमीटर की यात्रा कर चुके थे। लेकिन उनकी यात्रा सिर्फ वाहनों में नहीं थी, उन्होंने लगभग 1,000 किलोमीटर की पदयात्रा पैदल की थी।
कभी किसानों के लिए, कभी आदिवासियों के वन अधिकारों के लिए, कभी जल जंगल जमीन की लड़ाई, कभी नोटबंदी से उत्पन्न संकट पर आंदोलन। बघेल ने कांग्रेस को सड़क पर उतार दिया। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता अटल श्रीवास्तव ने कहा था कि कांग्रेस कार्यकर्ता आंदोलन करना भूल चुके थे। बघेल ने उन्हें आंदोलन करना सिखाया और यह बात उस समय बिल्कुल सच साबित होती थी। 2013 के बाद पहली बार कांग्रेस के कार्यकर्ता इतने मुखर हुए थे। जब बघेल प्रदेश के दौरे पर निकलते थे तो युवा कार्यकर्ता नारे लगाते थे, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। कहा जाने लगा कि बघेल ने भाजपा सरकार और खासकर मुख्यमंत्री रमन सिंह के खिलाफ जमीनी स्तर पर इतना संघर्ष किया है जो कोई नहीं कर सकता। अंतागढ़ उपचुनाव के दौरान जब प्रत्याशी की खरीदी फरोख्त का मामला सामने आया तो बघेल ने अपनी ही पार्टी के दिग्गज नेता अजीत जोगी और उनके बेटे अमित जोगी को घेर कर कार्रवाई की। अंततः अमित जोगी को पार्टी से बाहर कर दिया गया। यह वही समय था जब लोगों के बीच यह धारणा बनी कि भूपेश बघेल हिम्मत वाला नेता है। लेकिन संघर्ष इतना आसान नहीं था। एसीबी ने बघेल, उनकी मां और उनकी पत्नी पर एफआईआर दर्ज कर दी। इसके जवाब में बघेल अपनी बीमार मां और पत्नी को लेकर एसीबी ऑफिस पहुंच गए और गिरफ्तारी देने को तैयार हो गए। इसके बाद जब पत्रकार विनोद वर्मा की सीडी कांड में गिरफ्तार किया गया तो बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाथ में सीडी लहराते हुए कहा, अगर सीडी रखने से गिरफ्तारी होती है तो मेरे हाथ में भी सीडी है, सरकार चाहे तो मुझे भी गिरफ्तार कर ले। इन सभी संघर्षों ने कांग्रेस में नई ऊर्जा भर दी और जब 2018 के चुनाव नतीजे आए तो कांग्रेस ने प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता हासिल कर ली। मुख्यमंत्री बना वो नेता जिसने झीरम के बाद टूटी पीटी कांग्रेस को फिर से खड़ा कर दिया था। नाम उसका था भूपेश बघेल। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। सत्ता में आने के बाद आरोपों का सिलसिला भी शुरू हुआ। कहा गया कि बघेल अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी टीएस सिंहदेव को साइडलाइन कर रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच मतभेद इतने बढ़े कि टीएस सिंहदेव ने अपने इस एक मंत्री प्रभार से इस्तीफा तक दे दिया। बघेल की लोकप्रियता राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ रही थी, लेकिन प्रदेश के कई इलाकों में विधायकों की निष्क्रियता और स्थानीय मुद्दों पर असंतोष बढ़ रहा था। कई मंत्रियों पर आरोप लगे, कुछ की टिकट तक बदलनी पड़ी। फिर दंगे, कवर्धा झंडा विवाद, बिरनपुर कांड सरकार की छवि पर असर डालते गए। उधर सरकार पर कई बड़े आरोप लगे, शराब घोटाला, कोयला घोटाला, डीएमएफ फंड, पीएससी घोटाला। सरकार चारों तरफ से घिरती चली गई। आखिरकार 2023 के चुनाव आए और वही कहानी दोहराई गई। जब विपक्ष में रहते हुए बघेल भाजपा की सरकार हिला देते थे, लेकिन सरकार में आने के बाद अपनी ही सरकार नहीं बचा पाए। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कमल खिल चुका था। राजनीति में जीत और हार सबसे बड़ी सच्चाई है, लेकिन भूपेश बघेल की कहानी सिर्फ जीत हार की कहानी नहीं। यहाँ संघर्ष, सत्ता, लोकप्रियता, विवाद और बदलते राजनीतिक समीकरणों की कहानी है। झीरम घाटी से लेकर सत्ता के शिखर तक और फिर वहीं से नीचे तक का यह सफर हमें याद दिलाता है कि राजनीति का हर अध्याय अस्थायी होता है, लेकिन यात्राएं और संघर्ष लोगों की याद में सदा बसे रहती है। क्योंकि राजनीति में कोई हमेशा छोटा नहीं रहता, कोई हमेशा बड़ा नहीं रहता, लेकिन कहानियां हमेशा याद रह जाती है। अब मैं इस खबर को यहीं विराम देता हूं। नमस्कार, मैं सिद्धार्थ।